Hello champions, welcome all of you on the channel The Pankaj Kumar. चैप्टर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 15. इससे पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 14 में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सप्लेन किया था. आज लेक्चर नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 7 से हमें कंटिन्यू करना है. सो माय डियर चैंपियंस, पेन बुक कॉपी सब लेकर के शुरू हो जाइए और मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से. सबसे पहले जो मैं हर बार बोलता हूं कि बड़े ही ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है. बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद हमें यह देखना है कि क्या ट्रिक हमारे लिए दिया हुआ है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर. ओके, हम एज्यूम करते हैं एक बॉल है. जी हाँ, यहाँ पे है भी एक बॉल मेरे पास. ये रहा. ठीक, अरे क्या पुराने दिन याद आ गए. ठीक है, ओके, ये एक बॉल है. इसको 20 मीटर की हाइट से गिरा दिया गया. ठीक है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर. दैट मीन्स माय डियर चैंपियंस, देखो ये बाय द वे ग्राउंड सरफेस है. मेरी हाथ को ऐसे एज्यूम करो कि ये ग्राउंड सरफेस है और ये बॉल को यहां से ड्रॉप किया जा रहा है. ओके, ये बॉल ऐसे यहां से ड्रॉप हो रहा है. तो कितने हाइट से ड्रॉप हो रहा है? 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप हो रहा है. तो इस 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप अगर हो रहा है तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कवर करेगा? ये अपनी हाइट ही तो कवर करेगा ना, क्योंकि यहां से तो ग्राउंड आ गया. अब इससे नीचे तो जा नहीं सकता, जमीन थोड़ी खोदेगा वो. ठीक है, इससे नीचे तो जाएगा नहीं. तो ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या कर रहा है? 20 मीटर. अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे. एस की वैल्यू हो गई 20 मीटर. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है at the rate मतलब टाइम से डिवाइड होना. वेलोसिटी इंक्रीज करना मतलब चेंज कर रहा है. चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स एक्सीलरेशन. देखो, वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ. तो वेलोसिटी इंक्रीज होना, इंक्रीज मतलब चेंज ही होता है. चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों चेंज में आते हैं. ठीक है ना. तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है मतलब चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट द रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड होना. ठीक है, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हालांकि एक क्लू और है हमारे पास. पहला तो देखो स्टेटमेंट से समझना है अपने को. वेलोसिटी इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट से समझना है कि वो एक्सीलरेशन है. अगर इसे नहीं समझ पाते हैं तो बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और ये किसकी यूनिट है? ये एक्सीलरेशन की यूनिट है माय डियर चैंपियंस. तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन. विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड. ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ ये जो बॉल है वो ग्राउंड में स्ट्राइक करेगी और दूसरा कितने समय के बाद करेगी. इन दो चीजों को हमको निकालना है. विथ व्हाट वेलोसिटी एंड आफ्टर व्हाट टाइम. जब ये बॉल ऊपर से ड्रॉप हुआ, ये ऐसे ड्रॉप हुआ बॉल ऊपर से, तो इसकी ये रेस्ट पोजीशन पर है, उसके बाद नीचे गिर रहा है. दैट मीन्स हमारे पास u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. ओके, u आ गया हमारे पास 0. अब अपने को किस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड में टकरा रही है? ये ऐसा हो गया, ये किस वेलोसिटी के साथ टकरा रही है? ओके, दैट मीन्स अपने को v निकालना है. फाइनल वेलोसिटी, टकराने वाली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ही होगा. Okay, so let's go for with third equation of motion. From third equation of motion, v square minus u square equal to 2as. देखो, अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन मार्क अराइज हो सकता है कि सर डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्यों गए? यस, नहीं जाना है. कौन बोल रहा है जाओ? मत जाओ. ठीक है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी. क्या हमारे पास v है? नहीं, v तो निकालना है. u है? हाँ u है. a है? हाँ है. t है? नहीं है. तो दो वेरिएबल क्वांटिटी कैसे निकलेगा? रिजेक्ट भाई साहब. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s है? हाँ है. u है? हाँ है. t है? नहीं है. ये भाई साहब भी रिजेक्ट हो गए. उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v नहीं है, निकालना है. u है, a है, s है, सब है. तो यहाँ पर रिश्तेदारी आगे बढ़ेगी. ठीक है, v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन दिया हुआ है 10 और s दिया हुआ है 20. फाइनली v स्क्वायर इक्वल टू 22 से 40 एंड 40 400. स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ में रूट लग जाएगा.
400 एंड फाइनली v की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया फाइनल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के साथ कोई भी चीज स्ट्राइक करेगी, कोई भी चीज नहीं, बॉल है यहाँ पे, ठीक है, बॉल स्ट्राइक करेगी ग्राउंड के ऊपर। ओके, अब इसी में एक क्वेश्चन और है हमारा, ठीक है, एक क्वेश्चन और है। क्या क्वेश्चन है? आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, टाइम निकालना है। अब टाइम के लिए हम चाहे तो ये वाला फॉलो कर ले या ये वाला फॉलो कर ले, दोनों से हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। लेट अस गो विद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ओनली। v की वैल्यू क्या है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस एटी। ओके, अब v की वैल्यू क्या है? 20, u की वैल्यू क्या है? 0, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 10 है, और t की वैल्यू क्या है? t तो निकालना है अपने को, अपने को t निकालना है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन से निकले या सेकंड इक्वेशन से निकले, ठीक है। 20/10 इज इक्वल टू t, फाइनली t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये हमारा एक्सप्लेनेशन आ गया, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी क्लियरली। अगर फिर भी परेशानी आए तो हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। एक बार रिवीजन करा देता हूं कि एक बॉल को जेंटली ड्रॉप किया गया 20 मीटर की हाइट से। इसका मतलब कि ये जो बॉल है वो मैक्सिमम 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर सकती है, उससे ज्यादा का वो नहीं करेगा, और बीच में लटकेगा नहीं तो उससे कम का भी नहीं करेगा। एस इज इक्वल टू 20 मीटर हो गया। एक्सीलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके लिए तुम स्टेटमेंट पढ़ के समझ सकते हो, या फिर चाहो तो ये ऐसा यूनिट देख करके भी समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसको ऊपर से गिराया जा रहा है, रेस्ट के पोजीशन से गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी तो पहले से गिर रहा है, ऐसा नहीं बोला जा रहा ना, गिराया जा रहा है, मतलब पहले तो रुका हुआ होगा ना वो, तो u इक्वल टू 0 हो गया। ओके, फाइनल वेलोसिटी किस वेलोसिटी के साथ वो स्ट्राइक कर रहा है, तो v की वैल्यू हमें निकालनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। पुट द वैल्यू, फॉलो द स्टेप्स, गेट द आंसर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद हमें टाइम निकालना है, तो इसके लिए भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस एटी होता है, सारे वैल्यू दिए हुए हैं। पुट द वैल्यू, फॉलो द स्टेप्स, गेट द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, डायग्राम ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन। एक स्पीड टाइम ग्राफ के लिए ग्राफ दिया हुआ है, ऑलरेडी मैं थोड़ा सा रफली यहाँ पे बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ, सो ध्यान नहीं दोगे। ये हो गया बाय द वे ग्राफ, छोटा सा सॉल्यूशन है। ओके, 2 4 6 0 2 4 6 एंड ग्राउंड लेवल 4। अब ये कुछ इस तरह से ऐसे उठा है, और ये ऐसे इधर से पैरेलल हो गया है। स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक हिसाब से स्पीड टाइम ग्राफ है, मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड। ओके, तो अब इस ग्राफ में कुछ ऐसा बना हुआ है, उसको हम भी कर लेते हैं। ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक बात है। क्या निकालना है? फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। पहले 4 सेकंड में वो कितना दूर गया, डिस्टेंस निकालना है। माय डियर चैंपियन, स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस निकालना है। क्या करना होगा हमें? याद करो तुम लेक्चर नंबर 10 को। लेक्चर नंबर 10 में मैंने विथ डेरिवेशन बताया है कि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस निकालना है तो जो शेप बना हुआ है स्लोप की हेल्प से उसका एरिया निकाल दिया जाता है, ठीक है, उसका एरिया निकाल दिया जाएगा। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, s इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ, या स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ही चीज होगा, वो बस डायरेक्शन का तो रहता है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मतलब वो बॉडी एक ही डायरेक्शन में गया है, स्पीड टाइम ग्राफ मतलब बॉडी इधर उधर घूमते घामते गया हुआ है, ठीक है। यहां पे देखा जाए
ये ऐसे और ये ऐसे एक स्लोप बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो कि एक ट्रायंगल बन रहा है, तो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस निकालना है तो इस स्लोप के हेल्प से, एक्सिस के हेल्प से जो शेप बनता है उसका एरिया निकाला जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई करो, हाफ का हाफ हो गया। बेस कितना है, 4 है, और हाइट कितना है, 6 है। 2 1 जा 2 3 जा, फाइनली आ गया 12 मीटर। तो कितना देर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, 12 मीटर की डिस्टेंस कर रहा है पहले 4 सेकंड में। ये हमारा ए का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये हमारा ए का सॉल्यूशन हो गया। बी क्या है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। स्पीड टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, स्पीड टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब स्लोप टाइम से पैरेलल हो जाए। तो वेरी क्लियरली देख सकते हैं कि सेकंड हाफ में 4 सेकंड के बाद इधर पूरा क्या हो गया है, पैरेलल हो गया है। आप लोग डायग्राम बुक में भी फॉलो कर सकते हैं, देखेंगे कि ये जो है टाइम के साथ पैरेलल हो गया है। तो हम वेरी क्लियरली लिखेंगे कि आफ्टर 4 सेकेंड स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेट एंड दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई इट्स यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो 4 सेकंड के बाद जब स्लोप है वो स्ट्रेट हो गया है, टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया है, वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक, आई एम होपिंग दैट सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिवन एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस। ठीक है, इसमें से कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है। 2 यहां पे सिचुएशन दिए हुए हैं, कौन सी पॉसिबल है। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट 0 वेलोसिटी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो बट वेलोसिटी 0 हो। वेलोसिटी 0 होने का मतलब है जैसे कि बॉल मैंने फेंका तो वेलोसिटी 0, रुकी हुई हो, कुछ कवर ना करे, लेकिन एक्सीलरेशन हो। ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है क्या कि कोई चीज रुकी हुई। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में बदलाव, लेकिन वेलोसिटी ही नहीं हो रहा है, 0 है। 0 है तो रुका हुआ है, रुका हुआ है तो कोई बदलाव ही नहीं होगा। एक सिचुएशन होता है माय डियर चैंपियंस, एक सिचुएशन होती है कि जब कोई भी चीज को हम लोग जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। ये भाई साहब आ गए, मेरे क्लास के टाइम पे आते हैं खाली, आवाज आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी चीज को जब हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है कि जब वो चीज ऊपर गई, ये बॉल ऊपर जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो जब अपनी वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद यहाँ पर रुकेगा वो, भले कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रुके, लेकिन रुकेगा जरूर वो, ठीक है। मैं रुकेगा नहीं, यहाँ नहीं चलेगा, ये बॉल मैं रुकेगा ही यहाँ पे, ठीक है। ये बॉल यहाँ पे रुकेगा और रुकने के बाद वो फाइनली फिर नीचे गिरेगा। तो जब ये यहाँ पे रुका हुआ है, रुक गया है, रेस्ट पर है, वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन इसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, और इस दौरान इसकी एक्सीलरेशन लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की होती है। एग्जैक्टली 9.8 या 9.7 तो बढ़ते जाता है, कैलकुलेट नहीं हुआ है कंप्लीट, वो 9.8 राउंड फिगर में उसको माना जाता है। कई सारे क्वेश्चंस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेता है। तो ये एक्सीलरेशन अप्लाई होते रहता है। तो इसके लिए बड़े आसानी से लिखोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, its velocity at the highest point is 0, but it has constant acceleration of 9.8 meter per second square. Okay. Second case है, an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. एक ऑब्जेक्ट किसी खास डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, लेकिन उसकी एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब ये कैसे होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, एक्सीलरेशन भी इधर होगा, वो तो उसी डायरेक्शन पे होगा। तो नहीं, वो मूव इधर कर रहा है लेकिन जो उसकी एक्सीलरेशन उससे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो। माय डियर चैंपियंस, एक सिचुएशन होती है सर्कुलर मोशन में। कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे अपना मोशन करते रहते हैं, उस दौरान उनकी जो एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म।
स्पीड कहो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहो उसको, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड पर मोशन करेगी तो उस दौरान उसकी एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर होती है। ये दो सिचुएशन हो गए। इस दोनों क्वेश्चन में जस्ट ओनली थ्योरी है, इसको आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या रिवाइंड करके भी देख लेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। चले गए भाई साहब सब्जी वाले, पता नहीं कैसे जिस दिन क्लास होता है, जिस टाइम पे क्लास होता है भैया उसी टाइम पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 किलोमीटर। ठीक है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट पर घूम रहा है। ऑर्बिट यानी सर्कुलर पथ हो गया है। ठीक है, जिसकी रेडियस दी हुई है 42,250 किलोमीटर। ओके, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। कुल मिलाकर अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि भाई जब इस बॉल को हम लोग अपना अर्थ एज्यूम करते हैं, ये अर्थ है। ठीक है, अब इसमें आर्टिफिशियल यानी मैन मेड सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी के चारों तरफ घूमते रहे गोल गोल, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, अगर वो नेचुरल है तो नेचुरल सैटेलाइट हमने बनाया है तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे कि मून हो गया, मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो नेचुरल सैटेलाइट है। और इसके अलावा बहुत सारे हमने सैटेलाइट्स भेजे हुए हैं। आर्यभट्ट था अपना इंडिया का पहला, तो वो घूम रहे। चंद्रयान 2 का जो क्या कहते हैं अभी प्रज्ञान जो घूम रहा है, ऑलरेडी ऑर्बिटर जो घूम रहा है वो सैटेलाइट हो गया। तो ये सब सैटेलाइट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है अपने को कि रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, किस रेडियस पे घूम रहा है भाई? जैसे कि ये अपना अर्थ हो गया, ये तो अर्थ हो गया, इसके चारों तरफ घूम रहा है, इस पे घूम रहा है वो। दैट मीन्स ये कैपिटल आर हो गई। कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है 42,250 किलोमीटर। ओके, अब वो कंप्लीट करने में 24 आवर के टाइम्स ले रहा है। टाइम इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, तो कब हमको ये क्या निकालना है इसमें? कैलकुलेट स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपन टाइम। तो हमें ये यहां से चला, ये पूरा एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये पूरा 1 राउंड कहने का मतलब है एक बार की सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, कैपिटल आर। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई कैपिटल आर 42,250 किलोमीटर। अब आपको इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि टाइम ऑफ शॉर्टेज में मल्टीप्लाई से थोड़ा दिखाऊंगा। क्लास 9 में सब जानते हो मल्टीप्लाई। ओके, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 42,250, इन सबको मल्टीप्लाई करके 7 से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 265,571। 265,571 ओके, 0.43 किलोमीटर। डेसिमल में ले लो, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। आप लोग फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, बाद में लास्ट में डेसिमल में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आ गया सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस आ गया कहने का मतलब ये हमारा आ गया डिस्टेंस। एक राउंड जब वो कंप्लीट कर रहा है 24 आवर्स में, तो उसका डिस्टेंस आ गई। टाइम दिया हुआ है 24 आवर्स। ओके, अब हमको क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। 24 आवर्स को कन्वर्ट कर दो सेकंड में। 24 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं? 24 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, ये भी हमें निकालना है। ओके, तो क्योंकि आवर्स में है वो, उसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले। स्पीड, स्पीड के लिए हो जाएगा हमारा रूल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या आ गया? 265,571.43 बाई टाइम। टाइम क्या? 24 आवर्स। अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, लास्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, बड़े आसानी से डिवाइड कर लोगे। सबके सब एकदम होशियार बच्चे हो, एकदम स्मार्ट बच्चे हो, आराम से डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने पर आएगा 11065.48 11065.48 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया स्पीड किलोमीटर पर आवर में।
अब इसके बाद इसको हमको कन्वर्ट करना होगा सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड में। ऐसा कुछ बोला नहीं है क्योंकि क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसलिए ये एकदम सही है। इसके अलावा हमारा जो एनसीईआरटी बुक के पीछे में जो आंसर दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ है देख लेते हैं। चैप्टर 8 किलोमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 11065.48 बाय 3600। ठीक है, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। ओके, अब इन दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा माय डियर स्मार्ट चैंपियंस। 3.07 किलोमीटर पर सेकंड, ये आ गई स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो इस तरह से चारों एक्सप्लेनेशंस ओवर हुए। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 का मैंने रिवीजन भी करा दिया। 8 और जो 9 है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको आप 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, बार बार देखो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का रिवीजन करा देता हूं एक बार फिर से कि एक सैटेलाइट है, वो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। जिस रेडियस पे घूम रही है वो 42,250 किलोमीटर है। ठीक है, उसको 1 राउंड कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है 24 आवर्स। अब उसकी स्पीड निकालनी है, तो स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपन टाइम। इसके लिए हमें डिस्टेंस निकालना होगा। तो अगर ये सैटेलाइट यहाँ से चलना शुरू होता है, एक राउंड पूरी कंप्लीट कर रहा है, तो हमें सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। सरकमफ्रेंस 2πr होता है। पुट द वैल्यू, फॉलो द स्टेप्स, गेट द आंसर। स्पीड, डिस्टेंस अपन टाइम, वैल्यू पुट करो, दोनों को डिवाइड कर लेना, बड़े आसानी से डिवाइड कर सकते हो। ये आ गया किलोमीटर पर आवर में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किलोमीटर दिया है, आवर दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में हम लोग फिनिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी बुक में पीछे में आंसर जो दिया हुआ है किलोमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, आपको कंफ्यूजन ना हो बोल के मैंने कन्वर्ट कर दिया। 3600 से डिवाइड कर देंगे तो सेकंड हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड में डिवाइड करने पर इतना आ जाएगा। ठीक है, वैसे अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि कौन से यूनिट में हम लोग फिनिश करें। जनरली हमें ऐसा यूनिट में फिनिश करना होता है। इधर देखा जाए तो किलोमीटर पर सेकंड, ये भी तो ऐसा यूनिट में नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस है इसलिए नहीं लिया, ठीक बात है, पर जनरली ऐसा यूनिट में फिनिश किया जाता है। अदरवाइज अगर आप ऐसे यूनिट में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं तो जिस यूनिट में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे किलोमीटर में दिया हुआ है, आर में दिया हुआ है, तो उस यूनिट में छोड़ दिया जाए। एटलीस्ट उस यूनिट में तो सॉल्व करो ही, मतलब। ठीक है, इसके अलावा स्पेशली कभी कभी लिखा रहता है फाइंड द आंसर इन किलोमीटर पर आवर, फाइंड द आंसर इन मीटर पर सेकंड, लाइक दैट लिखा हुआ रहता है, तो हम उसको फॉलो कर लेंगे। फिर इस तरह से ऐसा यूनिट का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो माय डियर चैंपियंस, आज के एक्सप्लेनेशन लेक्चर नंबर 15 में इतना ही। इस तरह से हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन का अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, इस चैप्टर के हिसाब से बोलिए न्यूटन बाबा की जय। और अब इसके बाद एनसीईआरटी ब्लू कलर में इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उसके थ्रू भी जाएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं ब्लू कलर में, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, वो समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगले लेक्चर्स में मैं लेकर के आते रहूंगा पंकज कुमार। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।